जी स्टूडेंट्स, इसको हम 3.7 एंड 3.4 जो है इनको अगर कंबाइन करें तो यहाँ से जिस तरह हमने वी जी का एक्सप्रेशन वी प्लस ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा जी प्लस वी माइनस ई रेज़ पावर प्लस जे बीटा जी निकाला है, तो हम करंट की फॉर्म में भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम जी नॉट से जब डिवाइड कर देंगे वोल्टेज वाले एक्सप्रेशन को, तो आपके पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिमिलर वे से आई प्लस ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा जी प्लस आई माइनस ई रेज़ पावर प्लस जे बीटा जी। ठीक है, हमारे पास जो जी नॉट है ये होती है इम्पीडेंस। जनरली इम्पीडेंस आपको पता है वोल्टेज ओवर करंट का रेशो है, वी प्लस वोल्टेज ओवर आई प्लस करंट, या आप कह सकते हैं वी माइनस वोल्टेज ओवर आई माइनस करंट। ठीक है, तो ये इक्वल है आपके पास एल ओवर सी, जिस तरह हमने पहले भी देखा रेशो ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के रूट के इक्वल होती है। ये है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, using 3.3 and expression 3.7 and 3.8 for the voltage and current phasors, we can find the corresponding space time expression for the instantaneous voltage and current। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास वी जी जो टी रियल पार्ट वी जी इरेज पावर जे ओमेगा टी जो कि हमने स्टार्ट में लिखा था। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, आई जी का और वी जी का भी इसी तरह। तो इनकी इसको अगर हम पुट कर दें, ठीक है, वी जी को हम पुट कर दें इसमें, तो हमारे पास इस इक्वेशन में आप सपोज करें कि वी प्लस की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, यूलर आइडेंटिटी में जो स्टार्ट में हमने लिखा है उसमें हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं आई जी का और वी जी का। ठीक है, वी जी का एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो आपके पास वी प्लस ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा जी ई रेज़ पावर जे ओमेगा टी, तो आपके पास प्लस वी माइनस ई रेज़ पावर प्लस जे बीटा जी ई रेज़ पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, एक यूलर आइडेंटिटी का है जे ओमेगा टी और एक हमारे पास जे बीटा जी आपके पास, जो अब जनरल सोल्यूशन हमने निकाला है वेव का। ठीक है, अब दोनों आपको पता है कि ये जिस तरह थीटा का डिफरेंस जो है हम इस इक्वेशन को ओपन करते हैं तो इसको आप रीराइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉज वी प्लस, ये कॉमन आ जाएगा, और जो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं ई की पावर में उनका डिफरेंस आप लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस बीटा जी। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको पता है यूलर आइडेंटिटी की, जो ई रेज़ पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है, वो उस मेथड से हम इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, वी प्लस कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जी प्लस वी माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा जी। ठीक है, तो वेयर वी हैव अज्यूम वी प्लस एंड वी माइनस टू बी रियल पार्ट ओनली, हम रियल को सिर्फ देखेंगे। सिमिलरली वी हैव आई जी टी, सिमिलरली हम ये वोल्टेज के लिखा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है एक्चुअली ये। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट देखना है तो इसको जी नॉट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी उसी तरह से एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, द वोल्टेज एंड करंट सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव and the propagate in plus z direction, that is towards the load, and the other in minus z direction, that is reflected wave moving away from the load। ठीक है, to see the wave behavior consider the case of an infinitely long transmission line। इन दिस केस नो रिफ्लेक्टेड वेव इज़ प्रेजेंट। जब एक ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इन्फिनिट होगी तो डेफिनेटली उसमें कोई लोड की एंट्री है, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो है, तो वी माइनस क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा। द वोल्टेज एंड करंट फॉर द इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम आर, तो फर्दर हम उसको नेगेटिव वाला पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, ओनली वी जी इज इक्वल टू वी प्लस ई इसको जे बीटा जी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हो जाएगी वी जी टी वी प्लस कॉज ऑफ मेगा टी माइनस बीटा जी। ये आपके पास सिर्फ बचेगा सिग्नल जब आपके पास रिफ्लेक्शन वाला सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप देखें इसको हम रेट कर सकते, पहले भी हमने देखा अगर करंट फाइंड करना है, ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, तो हम सिंपल जी नॉट से डिवाइड करके करंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, note that everywhere along the line the ratio of the voltage to the current is characteristic impedance G naught, which is called characteristic impedance of the line. Note the behavior, note however this is the true not only for infinitely long transmission line,
infinitely long transmission line but also for the line infinite length that is terminated at the load z impedance ZL is equal to Z नॉट। तो ये उसके लिए भी है जिसमें लोड लगा हो लेकिन मैचिंग हो, एज डिस्कस्ड अर्ली, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन 3.1 3.12 आर इन द फॉर्म ऑफ 1.5। 1 पॉइंट इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने ये लिखा था 1.5 इक्वेशन, अगर आपको रिमाइंड करें तो आपके पास इक्वेशन थी जिसमें हमने, अगर मैं इसको दिखा देता हूँ 1.5 पे हम अगर जाते हैं, ये हमारे पास चैप्टर जो है वो सेकंड है। वन 1.5 इक्वेशन ये जी, आप इसको देखें, काज ऑफ 2πf क्या होगा ओमेगा टी माइनस 2 ओवर लैम्डा क्या होगा बीटा जी। तो 2 लैम्डा बीटा के इक्वल है और 2πf ओमेगा के इक्वल है। तो आपके पास सेम इक्वेशन जो है हमने 1.5 की तरफ जो है वो ट्रैवल कर गए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो सिमिलर हैं, तो इनको हम प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। लैम्डा बाई 4 के लिए हमने प्लॉट भी किया था, आपको याद होगा। लैम्डा बाई 4 के लिहाज से हम इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 2 है, हम चैप्टर 3 के स्टार्ट में हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली निकल रही है वो 1.5 की तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ओवर लैम्डा 2 ओवर लैम्डा जो बीटा के इक्वल है, या लैम्डा इज इक्वल टू 2 ओवर बीटा। ठीक है, बीटा इज फेज कांस्टेंट। ठीक है, अगर ओमेगा टी माइनस बीटा जी जो उसका आर्गूमेंट है उसको कांस्टेंट के इक्वल रखें और उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू जी, तो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास ये मेगा रह जाएगा इधर और इक्वल हो जाएगा डी जी अपॉन डी टी इंटू बीटा। तो आप डी जी अपॉन डी टी को वी पी कह देंगे। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा ओवर बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें जो हमने पहले देखा था फेज कांस्टेंट, तो ओमेगा एल सी अंडर रूट है, तो 1 ओवर एल सी आपके पास फेज वेलोसिटी जो हमने पहले भी निकाली थी। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर रहा है कि अगर आप लैम्डा को पुट कर दें 2 ओवर बीटा, तो वी पी जो है ओमेगा ओवर बीटा बन रहा है। ठीक है, ओमेगा ओवर बीटा में 2 एफ पुट करें और बीटा की जगह हमने बताया था 2 ओवर लैम्डा पुट करें, तो आपके पास लैम्डा एफ आ जाएगी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, बीटा जो एक्चुअली कांस्टेंट होता है उस वक्त इफेक्टिव होता है जब स्पीड जो है वो लाइट से कम होती है। ठीक है, इसको आप शो कर सकते हैं, लैम्डा बाई 4 के लिए हमने प्लॉट किया था कि दोनों जो है सिग्नल जो है वो इस तरह से ट्रैवल करेंगे कि साइन और कॉस। ठीक है, दोनों में 90 का फेज शिफ्ट है, तो आपके पास ये वाला सिग्नल है एक जो ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है हम टाइम के साथ। ठीक है, वेव बिहेवियर इन स्पेस एंड टाइम वी जी टी वी प्लस कॉज ऑफ 2 टी ओवर टी पी माइनस 2 ओवर जी ओवर लैम्डा। ठीक है, किसी भी फेज कांस्टेंट के लिए इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, फेज वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इन डिफरेंट मटेरियल, हर मटेरियल की एक फेज वेलोसिटी है, स्पीड है। ठीक है, एयर के अंदर आपको पता है कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, बाकी जो है मटेरियल सारे इनकी स्पीड कम है, इनके अंदर जो भी एंटीना है या कोई भी वेव गाइड है जिसके अंदर वेव ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका आर्टिकल है। ठीक है, जो लास्ट हम इस चैप्टर का करेंगे। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक्टिविटी में आपने अपेंडिक्स ए खोलना है। ठीक है, एंड पे आइए। ठीक है, अपेंडिक्स ए, इसके आपको मैं थोड़ा सा, आपने ये असाइनमेंट भी की हुई है जिसमें हमने वेक्टर एनालिसिस वगैरह और सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। ठीक है, तो आप इसकी क्लास एक्टिविटी में एग्जाम्पल A.1 जो है वो एक एग्जाम्पल है A.1। ठीक है, ये आपने एग्जांपल जो है वो मुझे अभी ना सॉल्व करके व्हाट्सएप करनी है। सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फार्मूलाज आपके सामने है। ठीक है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मुझे अभी व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपको सिर्फ एक एग्जांपल जो है वो मैं सॉल्व एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपने मंडे से पहले सॉल्व करनी है, वो है A.2। ठीक है, स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर
एंड रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल कन्वर्जन। ठीक है, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 जो है हमने सिर्फ 3.1 आर्टिकल तक ही हमने करना है। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 3.2 आर्टिकल जो है हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली, मैं सिर्फ इस चैप्टर को बता दूं कि ये असल में चीज़ें हैं जो आप नेक्स्ट माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का कोर्स है उसमें ये पढ़नी है आपने, तो उस कोर्स में होती हैं अगर ये माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का कोर्स हो। ठीक है, तो नॉर्मली ये चूँकि आपकी कोर्स होटल में नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं अभी पढ़ा रहे। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपको पता है ये एक्चुअली इंडक्टिव कैपेसिटिव बिहेवियर रख रही है, तो आपको इसकी लेंथ जो है, जिस तरह ये कोई भी एक कोई डायग्राम देखें, ये इक्विवेलेंट सर्किट जो होते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के आप शो कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर पीसीबी के ऊपर जो दो स्ट्रिप्स होंगी यही आपके इंडक्टर कैपेसिटर का काम करेंगी। हम फिजिकली कैपेसिटर इंडक्टर जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो, फिर आपके पास जब आप कोई भी एंटीना लगा देते हैं तो आपको जितने पैरेलल में लोड होंगे आपको पता है इक्विवेलेंट इनकी इम्पीडेंस होगी। इस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को हमने एक्चुअली 50 ओम के साथ मैच करना है। अगर यहाँ पे आप दो लोड लगाते हैं तो डेफिनेटली उन दोनों की इम्पीडेंस क्या होनी चाहिए, 100 ओम। दो पैरेलल में दो 100 ओम होंगी तो डेफिनेटली वो 50 ओम हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह आपने कोएक्सियल केबल घरों में देखी है, उसमें जब आप सिंपल जोड़ लगाएंगे, 1 से 2 करेंगे, घरों में 2 नंबरी करते हुए कुछ लोग 2 कनेक्शन बना लेते हैं तो वो क्लियर नहीं आएगा। लेकिन इसका बॉक्स मिल जाता है जो 1 से 2 में कन्वर्ट करता है बॉक्स। एक तरफ 1 पिन लगेगी, एक तरफ 2 लगेंगी, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं होता, इम्पीडेंस मैचिंग की होती है। दोनों वायर्स की इम्पीडेंस 100 ओम रख के, ताकि इक्विवेलेंट जो है वो 50 ओम हो जाए। तो वो इम्पीडेंस मैचिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट आपको शो ये कर रहा हूँ कि इसमें जो चीज़ें आपने वो इस वक्त नहीं पढ़नी। ठीक है, ये आपके हायर लेवल पे नेक्स्ट किसी कोर्स में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ जो बताना चाह रहा था, इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, ये जिस तरह वायर है, अब आपके पास दो लोड हैं। ठीक है, ZL3 ZL2। ठीक है, तो इनको आपने अगर मैच करना है तो डेफिनेटली ये Z01 के साथ मैच होना चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ दिस। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट मैच होना चाहिए। अच्छा, सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपके पास एक लोड फिक्स है तो हम पैरेलल में कुछ अपनी तरफ से लोड लगा के इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने जो है वो गलत इसको टच कर दिया है। चैप्टर 3 में हम 3 पे हैं और इम्पीडेंस मैचिंग का टॉपिक जो है हम देख रहे हैं। ये हार्ड कॉपी जो है पढ़ना थोड़ा आसान होता है, सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा मुश्किल आती है। आई थिंक कि हम ये चैप्टर 3 में एंटर हो गए हैं। ठीक है, जिस तरह ये चैप्टर 2 है। इम्पीडेंस मैचिंग की कई टाइप्स हैं कि आप शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मैचिंग स्टब लगाते हैं। स्टब का टर्म जो है आपको समझ आएगी, अभी मैं दिखाता हूँ। स्टब होते हैं कि आप अपनी तरफ से एक पैरेलल में कोई लूप या पैरेलल में कोई चीज़ जो है वो कनेक्ट कर दें, उससे भी इम्पीडेंस मैचिंग जो है वो हो जाती है। मैचिंग यूजिंग लम्प्ड रिएक्टिव एलिमेंट, कि आप एक लम्प्ड एलिमेंट लगा के भी, यानी कोई इंडक्टर या कैपेसिटर लगा के भी इम्पीडेंस मैचिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस माइक्रोस्ट्रिप से भी हो जाती है। ठीक है, ये मैचिंग स्टब का मतलब होता है ये जो मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, इसको स्टब कहते हैं। ठीक है, लोड आपका इधर है जबकि आपका ये स्टब है, इसको कहते हैं ओपन या शॉर्ट सर्किट आप स्टब लगा सकते हैं। ठीक है, ये पैरेलल भी स्टब लग सकता है इसके और सीरीज़ में भी लग सकता है, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप मैचिंग के लिए, ताकि ट्रांसमिशन लाइन के साथ इसको लोड को मैच करना है तो ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये ट्यूनिंग का भी यही तरीका है कि आप जब रेडियो से ट्यूनिंग करते हैं, आप चैनल ट्यून अप करते हैं तो वो मैचिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मैचिंग के तरीके जो है आप इसमें डिस्कस किए हुए हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है वो अपेंडिक्स ए पे जाने लगे हैं जो एंड पे है चैप्टर के। ठीक है।